चलिए आज मैं आप लोगों को नर जनन अंग टॉपिक बताने जा रहे हैं। आज सिखा के छोड़ेंगे इसके बारे में क्या है इसका पूरा वर्णन आपको हम डिटेल देने जा रहे हैं। आज देखिएगा, इसमें बहुत से अंग बनाया हुआ है। इन सभी अंगों को आप एक बार गौर से देख लीजिए, स्पष्ट रूप में बना हुआ है। इसके बाद आप कॉपी कलम निकाल करके तैयार हो जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी कलम निकाल करके तैयार हो जाना है और जो जो इम्पोर्टेंट टर्म होगा उसको हम आपको बताते जाएंगे और उसे नोट करते जाना है आपको। इसके बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, जिससे बहुत से प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में आईएएस का 12 फाइनल एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक एक करके आपको हम बताते हैं। देखिए, तैयार हैं आप कॉपी कलम निकाल करके? ओके, तो सबसे पहला हम आपको लेके चलते हैं वृषण से। कहाँ से? वृषण से। कहा जाता है कि वृषण को नर जनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। वृषण को नर जनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यही देखिएगा, यही वृषण है। देखिए, यही क्या है? वृषण है, जो हर एक नर में इसकी संख्या 2 होता है, मतलब जुग्म के रूप में होता है। और यह दिखने में अंडे के जैसा होता है। कैसा होता है? अंडे के जैसा होता है। मध्य में, इसके मध्य भाग में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। कहाँ? टेस्टिस अर्थात वृषण के मध्य भाग में शुक्राणु का निर्माण होता है। और इसी शुक्राणु के कारण इस टेस्टिस को अर्थात वृषण को नर जनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्या? सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि यही शुक्राणु किसी स्त्री के अंडाणु से मिल करके निषेचन की क्रिया करता है और उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से बच्चे का निर्माण होता है। तो आप बता सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन हो सकता है? तो टेस्टिस होगा। ओके, तो पहला पॉइंट क्या हुआ आपको कि निकाल कर कॉपी कलम निकालिए और लिखते जाइए। नर का सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग होता है तो टेस्टिस होता है। उसके बाद देखिएगा, टेस्टिस के बाद एक और रचना है, जो है आपका एक, देखिए इस प्रकार से घिरा हुआ एक रचना आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको कहा जाता है स्क्रोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्रोटम अर्थात वृषण कोश कहा जाता है। इसको हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वृषण कोश कहा जाता है, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। यह क्या होता है? तो वृषण के चारों ओर से, इस वृषण को चारों ओर से एक मांसल थैली रचना से ढका हुआ एक आवरण होता है, जिसे ही क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। अर्थात वृषण को ढकने वाली संरचना वृषण कोश कहलाता है। ओके, इस वृषण कोश का टेम्परेचर जो होता है, अर्थात वृषण के साथ वृषण कोश का जो टेम्परेचर होता है, वह मनुष्य का टेम्परेचर पूरा बॉडी के 37 डिग्री सेल्सियस से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्या होता है? कम होता है। कितना डिग्री सेल्सियस से? शरीर के टेम्परेचर से
2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कम होता है, जिससे अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर इस वृषण कोश का हो जाता है तो इसके अंदर बनने वाले शुक्राणु जो होते हैं, इसके अंदर बनने वाले शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्राणु नष्ट होने की संभावना हो जाता है उसमें, अर्थात पूर्ण रूपेण से बन नहीं पाते हैं, बनते भी हैं तो वह मृत हो जाते हैं। किस स्थिति में? जब टेम्परेचर अधिक हो जाता है तब। अतः अनुकूल वातावरण होना उसका बहुत ज़रूरी होता है शुक्राणु को बनने के लिए। वृषण के अंदर शुक्राणु को बनने के लिए वृषण का एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए, एक नियमित टेम्परेचर होना चाहिए। वह उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस से शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कहा जाता है कि एक वृषण में बहुत से प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर भी एक प्रश्न आ गया आपका कि वृषण का टेम्परेचर कितना होता है, तो शरीर के टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आता है कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में कितने दिनों में होता है, कितने दिनों में होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक वृषण में शुक्राणु का निर्माण जो होता है लगभग, तो आपका कह सकते हैं कि इसका निर्माण जो होता है कितना कह सकते हैं, 46 से 72 दिन। कितना दिनों? 46 से 72 दिनों में इसका निर्माण हो जाता है। और वो भी 46 से 72 दिन, जब इतना समय लेता है तो 46 से 72 दिन में, जब 46 से 72 दिन का समय जो लगता है, इस दरमियान शुक्राणु पूर्ण रूपेण से सक्रिय होकर के निर्मित होता है। पूर्ण रूपेण से कैसे? सक्रिय होकर के निर्मित होता है, मतलब यह पूर्ण रूपेण से क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। कितना दिनों में? 46 से 72 दिनों में। और यही जो जिस शुक्राणु के निर्माण में, अर्थात सक्रिय होने में, अर्थात पूर्ण रूपेण से तैयार होने में 46 से 72 दिन का समय लगता है, वह शुक्राणु पुष्ट होता है। क्या होता है? पुष्ट होता है, मतलब स्वस्थ होता है। क्या होता है? स्वस्थ होता है। यही शुक्राणु जो होता है महिला के अंडाणु के साथ निषेचन की क्रिया में भागीदारी निभाता है। ओके, याद रहेगा। ऐसे शुक्राणु का जीवन अवधि जो होता है, याद रखिएगा, जब यहाँ से शुक्राणु का स्खलन होता है, मतलब यहाँ से जब निकलता है, जब शुक्राणु यहाँ से निकलता है, वृषण से निकलता है, तो वृषण से निकलने के बाद यह इस थैली में आता है। देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर एक थैली रचना है, यहाँ पर आता है, दिखाई दे रहा होगा एक नली। इस नली में आता है, एक रचना है नली की जैसी, इस नली में आती है शुक्राणु, और आने के बाद यहाँ पर इसमें जमा हो जाता है। जहाँ पर जमा होता है उसको कहा जाता है इपीडाइमिस। क्या कहा जाता है? इपीडाइमिस। क्या याद रहेगा? क्या कहा जाता है? इपीडाइमिस, जिसको कहा जाता है हिंदी में अधिवृषण कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होता है। आपको देखने में तो लगभग नहीं लग रहा होगा 6 मीटर, लेकिन ये कैसे 6 मीटर होता है इसकी लंबाई, इसके बारे में ही जानेंगे। इसकी लंबाई जो होती है, अधिवृषण की लंबाई 6 मीटर होता है, और यह कुंडली जैसा होता है। कैसा होता है? कुंडली जैसा होता है, इस प्रकार से ऐंठल होता है। और यहीं पर पूरा ऐंठ करके जो है से ऐंठन के जैसा होता है। कुंडली जो ऐंठन के जैसा होता है, यह पूरा जब इसको सीधा किया जाता है तो इसकी लंबाई मापा गया है अनुमानतः तो लगभग 6 मीटर मापा गया है। तो एक और क्वेश्चन आपके मिल रहा है कि अधिवृषण की लंबाई कितना होता है, तो 6 मीटर होता है। कॉपी कलम निकाल करके आप नोट करते जाइए। तो अधिवृषण की लंबाई कितना होता है? 6 मीटर होता है, जिसका स्ट्रक्चर देखने पर दिखाई देता है यह घोड़े के नाल के जैसा। कैसा दिखाई देता है? घोड़े के नाल के जैसा दिखाई देता है। तो एक और क्वेश्चन आपका बना कि अधिवृषण का संरचना कैसा होता है, तो घोड़े के नाल के जैसा होता है। ओके, फिर आप देखिएगा एक और संरचना इसके बारे में बताते हैं आपको। सबसे ज़्यादा अगर शुक्राणुओं को
शुक्राणुओं को एब्जॉर्ब करके रखता है तो अधिवृषण में रहता है। अधिवृषण ही शुक्राणुओं को एब्जॉर्ब करके रखता है, मतलब इकट्ठा करके रखता है। कहाँ से निकलने के बाद? वृषण से निकलने के बाद। और यहीं पर इसी स्थान पर शुक्राणु निषेचन के लिए अर्थात पूर्ण रूपेण से तैयार मतलब सक्रिय होता है, मतलब पूर्ण रूपेण से तैयार जो होता है निषेचन के लिए, वह इसी स्थान पर हो जाता है। कहाँ पर होता है? इसी अधिवृषण में होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शुक्राणु किस स्थान पर निषेचन के लिए सक्रिय होता है? तो कहाँ होता है? अधिवृषण में होता है। ओके, कहाँ होता है? अधिवृषण में होता है। और यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद इस नली के माध्यम से आगे की ओर बढ़ता है। एक नली दिखाई दे रहा होगा, इस नली को कहा जाता है वास डिफरेंस। क्या कहा जाता है? वास डिफरेंस। इस नली को क्या कहा जाता है? जो यहाँ से निकला आगे की ओर बढ़ा तो यहाँ तक की संरचना आपका क्या कहलाया? अधिवृषण कहलाया, जिसकी लंबाई कितना होता है? 6 मीटर होता है। ओके, जिसमें सबसे ज़्यादा शुक्राणु का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज़्यादा शुक्राणु अगर एब्जॉर्ब होकर के रहता है तो इसी अधिवृषण में रहता है। और इसके बाद यह शुक्राणु जो है, इसके बाद यह शुक्राणु आगे की ओर बढ़ता है। कौन सा शुक्राणु? सक्रिय शुक्राणु आगे की ओर बढ़ता है। और बढ़ने के बाद यह जो है वास डिफरेंस अर्थात एक नली में जाता है। और इस नली का जो संरचना होता है, इस नली का जो संरचना आगे की ओर बढ़ता है, उसी को कहा जाता है वास डिफरेंस। क्या कहा जाता है? वास डिफरेंस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? वास डिफरेंस कहा जाता है, जिसको कहा जाता है शुक्रवाहिनी। क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिनी, जिसकी लंबाई लगभग होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? शुक्रवाहिनी की लंबाई 25 सेंटीमीटर तक का होता है। शुक्रवाहिनी की लंबाई कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? शुक्रवाहिनी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। याद रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरा लंबाई उसकी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर तक के होता है, यहाँ तक के। ठीक है। अब यही नली आगे की ओर एक और इसमें संरचना दिखाई देता है। इस नली में मतलब किसमें? शुक्रवाहिनी की, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। यह नली एक सेमिनल वेसिकल से होकर गुजरता है। अर्थात इसमें, इसी नली में एक और भाग जुड़ा हुआ होता है, जिसको कहा जाता है सेमिनल वेसिकल। क्या कहा जाता है? सेमिनल वेसिकल, जिसको शुक्राशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राशय कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है आपको, शुक्राशय कहा जाता है। यह शुक्राशय होता है क्या? इसका काम क्या होता है शुक्राशय का? तो यह शुक्राशय जो है शुक्राणुओं को सक्रिय करने वाला एक विशेष प्रकार के द्रव को छोड़ता है। किसको छोड़ता है? एक विशेष प्रकार के द्रव को छोड़ता है। शुक्राणुओं को सक्रिय करने वाला एक विशेष प्रकार के द्रव को छोड़ता है, स्रावित करता है, जिसका नाम है साइट्रेट। जिसका नाम क्या है? साइट्रेट, फ्रुक्टोज और इनोसिट्रोल। क्या क्या नाम है? इसका नाम है साइट्रेट। क्या नाम है? साइट्रेट, फ्रुक्टोज और इनोसिट्रोल। इनोसिट्रोल याद रहेगा। सेमिनल वेसिकल मतलब शुक्राशय जो होता है एक विशेष प्रकार के द्रव छोड़ता है। एक विशेष प्रकार के क्या छोड़ता है? द्रव छोड़ता है। यह द्रव जो होता है का नाम होता है साइट्रेट, फ्रुक्टोस और इनोसिटोल होता है। तो सेमिनल वेसिकल का काम समझ गए होंगे क्या होता है इसे? यह शुक्राणुओं को सक्रिय करने वाला मतलब उत्तेजित करने वाला एक विशेष प्रकार के द्रव को छोड़ता है, जिसे नाम है साइट्रेट, फ्रुक्टोस और इनोसिटोल। इसके जस्ट आगे फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यह थैल एक और रचना निकलता है, जिसको कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, जिसको कहा जाता है स्खलन नली। क्या कहा जाता है? स्खलन नली इसको कहा जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट इसे कहा जाता है, स्खलन नली कहा जाता है। अर्थात यहाँ से जब शुक्राशय जब शुक्राणु को शुक्राशय सक्रिय कर दिया तो यहाँ से यह स्खलित हो जाता है। स्खलित होकर के जिस नली से होकर के आगे बढ़ता है उसको कहा जाता है स्खलन नली, इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। इसके बाद यह इजैकुलेटरी डक्ट आगे की ओर एक थैली में रचना में ग्लैंड में खुलता है।
जिसको कहा जाता है प्रोटेस्ट ग्लैनेड। देखिएगा एक प्रोटेस्ट ग्लैनेड जैसी रचना दिखाई दे रहा है आपको। ये प्रोटेस्ट ग्लैनेड में खुलता है जिसको कहा जाता है पुरः अस्त ग्रंथि। इसे क्या कहा जाता है? पुरः अस्त ग्रंथि कहा जाता है। यह गोलाकार होता है। यह कैसा होता है? गोलाकार होता है एवं स्पंजी मांसल थैली होता है। कैसा होता है? स्पंजी मांसल थैली होता है, संकुचनशील होता है, जिसमें 30 से 40 नलिका कोशिकाएं होते हैं। क्या होते हैं? 30 से 40 नलिका कोशिकीय होते हैं। ओके, कितने होते हैं? लगभग 30 से 40 नलिका कोशिकीय इसमें होते हैं। और इसका पूरा अस्त ग्रंथि का आकार जो होता है कैसा होता है? गोलाकार होता है। और कैसा होता है? स्पंजी मांसल युक्त होता है। ओके, यह देखिएगा ये होता है क्या इसका, तो प्रोटेस्ट ग्लैनेड जो होता है उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और अगर यदि इसमें दोष उत्पन्न हो गया और यह उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है, मतलब वयस्क अवस्था में होता है, और जब यह दोष उत्पन्न होता है तो दोष उत्पन्न होने के फलस्वरूप इसकी जो मोटाई होती है वह और मोटा हो जाता है। यह क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, सख्त हो जाता है, जिसके कारण इस नली को यह क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। इस नली जो देख रहे हैं इस नली को क्लोज कर देता है। और यह नली को जब क्लोज करता है तो मूत्र त्याग करने में, पेशाब करने में परेशानी होने लगता है। जब पेशाब करने में परेशानी होता है तो समझना चाहिए कि प्रोटेस्ट ग्लैनेड में कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो गया, जिसे शैल क्रिया के द्वारा निकाल लिया जाता है, जो उतना खतरनाक नहीं है। ओके, यह देखिएगा आगे की ओर यह नली जो है एक ब्लैडर से खुलता है। देख रहे हैं एक ब्लैडर, जिसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, मतलब मूत्राशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्राशय कहा जाता है। इस मूत्राशय में एक मूत्राशय होता है। यहाँ पर मूत्र जो होता है किडनी के द्वारा, किसके द्वारा? वृक्क के द्वारा, वृक्क के द्वारा सप्लाई किया गया दोनों किडनी से। देखिए एक नस यहाँ खुला, एक नली यहाँ खुला, और दोनों नली वृक्क से जा कर के मिलता है। किससे मिलता है? वृक्क से मिलता है, किडनी से मिलता है। जो सप्लाई किया हुआ होता है, जो अशुद्ध द्रव होता है, जो क्षनित द्रव होता है, जो किडनी के द्वारा क्षनित किया गया होता है, उसके द्वारा क्षनित द्रव को जो है, यह अशुद्ध द्रव को यहाँ पर इस थैली में, जिसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में ला कर के जमा कर देता है। जहाँ से इसी मूत्राशय से एक नली जो निकलता है आगे की ओर, जहाँ सेमिनल इसका स्खलन नली आकर के जहाँ पर मिला था, उसी नली में मूत्र नली भी खुलता है। यह मूत्र नली आगे की ओर इस प्रकार से आगे बढ़ता है, और बढ़ने के बाद इसी मूत्र नली में, अर्थात शुक्र नली कहिए, स्खलन नली कहिए या मूत्र नली कहिए, इस मूत्र नली में अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हो सकता है कि मूत्र यहाँ से इधर भी जा सकता है। तो ऐसी नहीं होती है। गॉड का बनाया हुआ एक ऐसा सिस्टम ये है कि जैसे ही मूत्र का त्याग होने लगता है, ये नली क्या होता है? बंद हो जाता है। और जैसे ही वीर्य का स्खलन होने लगता है, यह नली यहाँ से बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जब यह क्लोज करता है तो क्लोज करने के बाद वीर्य ऊपर नहीं जा पाता है, और जब इधर क्लोज होता है तो मूत्र इधर नहीं आ पाता है। अब आगे किसी कारण से यदि आगे कुछ होता है ऐसा कि मूत्र आगे की ओर बढ़ गया है, वीर्य में आ गया है, तो वहाँ पर एक गॉड ने क्या लगा दिया? कॉपर बल्बोट्रल ग्लैनेड लगा दिए, जिसको कहा जाता है कॉपर ग्रंथि। क्या कहा जाता है? कॉपर ग्रंथि। यह मूत्र के अम्ल से रक्षा करता है। यह ग्लैनेड जो होता है मूत्र के अम्ल से रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? यह एक विशेष प्रकार के क्षारीय द्रव को स्रावित करता है। यह एक विशेष प्रकार के किसको स्रावित करता है? क्षारीय द्रव को स्रावित करता है, जो मूत्र के अम्लीयता से इसको क्या करता है? शुक्राणु को, वीर्य को रक्षा करता है। क्या करता है? वीर्य को रक्षा करता है। इसी में हो गया यहाँ पर कॉपर ग्रंथि, जिसको कॉपर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो कॉपर ग्रंथि का काम क्या है, समझ में आ गया होगा। अब आगे इसी में देखते हैं प्रोटेस्ट ग्लैनेड में। प्रोटेस्ट ग्लैनेड में जो होता है एक विशेष प्रकार के द्रव पाया जाता है। एक विशेष प्रकार के क्या पाया जाता है? द्रव पाया जाता है, जिसे कहा जाता है पुरः अस्थि द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरः अस्थि द्रव कहा जाता है। यह पुरः अस्थि द्रव जो होता है, यह पुरः अस्थि द्रव
ये शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। यह शुक्राणुओं को क्या करता है? सक्रिय करने के साथ साथ, शुक्राणुओं को सक्रिय करने के साथ साथ यह शुक्राणुओं, इसी के कारण जो वीर्य का निर्माण होता है, जो वीर्य का निर्माण होता है, वह वीर्य में एक विशेष प्रकार के गंध होता है। किसके कारण होता है? तो पूरा अस्थि द्रव के कारण होता है। वीर्य में एक विशेष प्रकार के गंध किसके कारण होता है? पूरा अस्थि द्रव के कारण होता है। और यही पूरा अस्थि द्रव के कारण वीर्य कैसा होता है? सफ़ेद होता है, वाइट होता है, और कैसा होता है? चिपचिपा होता है। और कैसा होता है? चिपचिपा होता है, लसलसा होता है, ठीक है। और एक विशेष प्रकार की इसमें गंध भी होता है। तो किसके कारण होता है? पूरा अस्थि द्रव के कारण होता है, जो कहाँ पाया जाता है? प्रोटेस्ट ग्लैंड में पाया जाता है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो नली आगे की ओर बढ़ा, वो देखिएगा आगे की ओर जो एक नली बढ़ा, यह नली यूरेथ्रा कहलाया। क्या कहलाया? यूरेथ्रा, जिसको मूत्र नली कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मूत्र नली कहा जाता है। इसको मूत्र नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्र नली कहा जाता है। यह मूत्र नली आगे की ओर, यहाँ से स्टार्टिंग होता है शिश्न। यहाँ से क्या स्टार्टिंग होता है? शिश्न। तो यह आगे की ओर मूत्र नली आगे की ओर जो बढ़ता है, वह शिश्न के मध्य भाग से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? शिश्न के मध्य भाग से होकर गुजरता है, और यह आगे की ओर बाहर निकल जाता है। शिश्न मुंड से होते हुए बाहर निकल जाता है। इसी शिश्न मुंड से सिर्फ मूत्र ही बाहर नहीं निकलता है, बल्कि यही शिश्न मुंड से देखिए आगे की ओर क्या निकल रहा है? वीर्य भी स्खलित होता है। और यह स्खलित वीर्य जो होता है, यह शिश्न के माध्यम से बाहर निकलता है। तो इस शिश्न का काम क्या है? बाहर निकलना। और ये शिश्न का काम, मुख्य काम है मादा की योनि में प्रविष्ट कराकर, मादा की योनि में प्रविष्ट कराकर गर्भाशय तक, कहाँ तक के? गर्भाशय तक शुक्राणुओं को पहुँचाना। कहाँ तक के? वीर्य रूपी शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुँचाना। जब गर्भाशय में शुक्राणु पहुँच जाता है, कौन? जब गर्भाशय में शुक्राणु पहुँचता है वीर्य के साथ, तो वहाँ पर 100% शुक्राणु में, वीर्य में जो 100% शुक्राणु की संख्या होता है पूरा वीर्य में, एक बार जो स्खलित होता है, तो एक बार स्खलन में लगभग 3 ml से 4 ml तक के स्खलित होता है। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, एक बार में कितना वीर्य का स्खलित करता है? 3 से 4 ml वीर्य मादा के योनि में प्रविष्ट करता है, मतलब स्खलित करता है। जिसमें 100 शुक्राणु, मान लेते हैं कि 100 शुक्राणु है, तो इसमें से 90 शुक्राणु जो होता है, मतलब 90% जो होता है, वह 90% नष्ट हो जाता है, और 10% शुक्राणु क्या होता है? सक्रिय होता है। ये 10% शुक्राणु जो सक्रिय होता है, जो चारों तरफ दौड़ उठता है। ये गर्भाशय है, एक गर्भाशय की थैली है जिसमें 100% शुक्राणु पहुंचा, तो इस 100% में 90% क्या हो गया? नष्ट हो गया। 90% क्या हो गया? नष्ट हो गया। 10% बचा शेष, जो अस्वस्थ था। यह स्वस्थ शुक्राणु जो है चारों तरफ से दौड़ पड़ता है, चारों तरफ से दौड़ पड़ता है, और दौड़ने के क्रम में 1-2 शुक्राणु, स्वस्थ शुक्राणु ही कहाँ पहुँचता है? फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद अंडाणु से यहीं पर अंडाणु जो होता है से शुक्राणु को 2 से 3 दिनों तक इंतजार में रहता है कि जब शुक्राणु आएगा। जब शुक्राणु आएगा मतलब ये शुक्राणु जो होता है, ये अंडाणु जो महिला में होता है, यह टूटने के बाद कहाँ से? ओवरी से, अंडाशय से टूटने के बाद, अंडाशय से टूटने के बाद यह फैलोपियन ट्यूब में आता है, अंडवाहिनी में आता है, और अंडवाहिनी में 2 से 3 दिनों तक, कितना दिनों तक याद रहेगा? 2 से 3 दिनों तक वेट करता है, मतलब इंतज़ार करता है। और इंतज़ार करने के बाद यह शुक्राणु जो होता है वहाँ पर स्वस्थ शुक्राणु पहुँचता है, और उससे क्या हो जाता है? मिल जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद जो काम होता है वह करना शुरू कर देता है। वह कौन सा काम होता है? निषेचन की क्रिया। तो वह निषेचन की क्रिया करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है।
अब ध्यान दीजिएगा कि शुक्राणु का जीवन अवधि कितना दिनों तक होता है। तो शुक्राणु का जीवन अवधि जो होता है, स्खलित होने के बाद देखिए कुछ नष्ट हो गए थे और कुछ 10% बचा था। तो यहाँ पर शुक्राणु का कोई निश्चित जीवन अवधि नहीं बताया जा सकता है। कहीं कहीं लोग बताते हैं कि शुक्राणु का जीवन अवधि जो होता है, कोई कहते हैं 10 मिनट का होता है, कोई 20 मिनट का कहते हैं, कोई 2 घंटा का कहते हैं, कोई 2 से 3 दिनों तक के कहते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप में जो है, स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि किसी एसोसिएशन के द्वारा, अर्थात नेशनल इनफर्टिलिटी एसोसिएशन के द्वारा जब इसका देखा गया, पता लगाया गया, तो देखा गया है कि इसमें से मात्र जो होते हैं, कुछ शुक्राणु जो होते हैं मिनट में ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ शुक्राणु क्या हो जाते हैं? मिनट में ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात 10 से 20 मिनट में भी नष्ट हो जाते हैं। कौन? अस्वस्थ शुक्राणु जो होते हैं 10 से 20 मिनट में ही नष्ट हो जाते हैं। और कुछ शुक्राणु जो स्वस्थ होते हैं, वह स्वस्थ शुक्राणु लगभग 24 घंटा से लेकर के 48 घंटा तक भी जीवित रहता है। और यह जीवन जो निर्भर करता है, यह जीवित रहने की क्षमता जो निर्भर करता है, वह मादा के, किसके? मादा मतलब महिला के जो मादा जनन, जो मादा का शरीर का जो टेम्परेचर था, मादा के शरीर के टेम्परेचर पर निर्भर करता है। मतलब उसके गर्भाशय के अंदर का जो गर्भाशय के जो टेम्परेचर है वह अनुकूल है, उसके रहने लायक अनुकूल है कि नहीं है। जिस स्थान पर पहले वो अधिवृष्ण में था, उसी के जैसा यदि वहाँ पर उसका अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो वह लगभग 24 से 48 घंटा तक भी जीवित रहने की क्षमता बना सकता है। मतलब और इससे ज़्यादा भी वह जीवित रह सकता है, 3 से कभी कभी 5 दिन तक भी जीवित रहता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि कोई निश्चित इसका टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर हस्त मैथुन के द्वारा, किसके द्वारा? हस्त मैथुन क्रिया के द्वारा जब किसी व्यक्ति द्वारा शुक्राणु को निकाल करके बाहर गिरा दिया जाता है, इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है, वातावरण में छोड़ दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है, तो उस स्थिति में वह 10 से 20 मिनट के अंदर क्या हो जाता है? शुक्राणु, चाहे वह स्वस्थ हो चाहे वह अस्वस्थ हो, 10 से 20 मिनट में वह क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अर्थात उस स्थिति में उसका जीवन अवधि पूछा जाएगा कि बाहर स्खलित करने पर उसका जीवन अवधि कितना होता है? 10 मिनट होता है, 10 से 20 मिनट तक का होता है। लेकिन महिला के गर्भाशय में पहुंचने पर उसका जीवन अवधि महिला के शरीर अर्थात गर्भाशय के टेम्परेचर पर निर्भर करता है। शुक्राणु को जीवन जीने की, शुक्राणु को जीवित रहने के लिए नम स्थान और एक अनुकूल होट स्थान गर्म होना चाहिए, नम तथा गर्म होना चाहिए, जो अनुकूल होना चाहिए, जो शुक्राणु को जीवन दे सकता हो। तो उस स्थिति में यदि उसको एक अनुकूल वातावरण मिलता है तो वह 3 से 5 दिन भी जीवित रहता है, और नहीं तो ऐसे स्वस्थ शुक्राणु जो होता है से 24 से 48 घंटा भी जीवित रह सकता है। ओके, ये था आपका शुक्राणु पूरा नर जननांग का सचित्र वर्णन था। इसके बाद और भी थोड़ा सा समझिएगा कि जो वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है कैसे होता है। तो कहते हैं कि प्रति सेकंड कितना होता है? तो प्रति सेकंड 1500 शुक्राणु का निर्माण होता है। याद रहेगा, प्रति सेकंड शुक्राणु का निर्माण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वह प्रति सेकंड 1500 की संख्या में होता है। कितना होता है? 1500 के। तो इंपॉर्टेंट टर्म को कॉपी कलम निकाल कर रख बैठे रहिए और लिखते जाइए उसको। तो शुक्राणु का निर्माण प्रति सेकंड कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में? तो 1500 होता है। कितना होता है? 1500 होता है। और भी जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। नेशनल इनफर्टिलिटी एसोसिएशन के द्वारा यह भी बताया गया है कि यदि 10 मिलियन से कम शुक्राणु का निर्माण होता है, 10 मिलियन से कम शुक्राणु का निर्माण होता है, ऐसे शुक्राणु की संख्या 10⁻11 से लेकर के 13 तक के आप लोग पढ़े होंगे, तो 12-13 होता है। तो यदि शुक्राणु की संख्या 10 मिलियन से कम हो जाए, 10 मिलियन से क्या हो जाए? कम हो जाता है, तो उस स्थिति में वह जो होता है प्राणी, वह अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाता है। वह व्यक्ति, वह नर अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाता है। अर्थात उस स्थिति में वह व्यक्ति जो होता है से
आप क्या उसको कह सकते हैं कि कभी वह व्यक्ति जो है से कभी भी संतान को जन्म नहीं दे सकता है। तो लेकिन एक अच्छे अर्थात समान श्रेणी के लिए, एक समान श्रेणी के व्यक्ति को, एक समान श्रेणी अर्थात अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कोई व्यक्ति अगर कोई नर्स बच्चे को जन्म देता है तो उस स्थिति में उसके शुक्राणु की संख्या जो होना चाहिए 40 मिलियन से लगभग 300 मिलियन के बीच होना चाहिए। तो उस स्थिति में वह जो है व्यक्ति समान श्रेणी के अंतर्गत आता है। वह व्यक्ति क्या आता है? समान श्रेणी के अंतर्गत आता है। और नहीं तो वैसे वह क्या होता है? बांझ का, जो जिसको बांझ दंपति कहा जाता है, मतलब वह अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, तो महिलाओं के लिए बांझ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये क्या है, इसके बारे में पूरा निष्कर्षण आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप बार बार वीडियो को देखते जाइएगा, पलट पलट के देखते जाइएगा, पीछे कीजिएगा, फिर उसको आगे कीजिएगा। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपको यहाँ से प्रॉब्लम होगा, हर एक टर्म आपको इसको बताया गया है, डिटेल बताया गया है, जो हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। तो तैयारी अभी से लग जाइए। आप समय का इंतज़ार मत कीजिए, समय कभी भी रुकता नहीं है। आपको इंतज़ार समय नहीं करेगा। ये मत सोचिए कि आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। एकदम इस बात को दिमाग पर से उतार ही दीजिए। जो करना है से अभी करना है, कल नहीं करना है, थोड़ा देरी के बाद नहीं करना है, अभी करना है, हमको अभी करना है। आप किस चीज़ में व्यस्त हैं? आपकी व्यस्तता यही है। आपका एक ही वर्क दिया गया है आपके पिताजी के द्वारा, आपके गार्जियन के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा। वो आपका वर्क है पढ़ना। पढ़ करके मम्मी पापा के हौसला को बुलंद कीजिए, तभी आपका समाज में भी एक अच्छा नाम हो पाएगा। सबसे पहले तो आपका नाम आएगा ही जब एक आप अच्छा कर जाइएगा, तो सबसे पहले आपका नाम आएगा। सोचिए, कौन नहीं चाहता है इस जीवन में कि नाम कमाएं? हर एक व्यक्ति चाहता है नाम कमाने के लिए। तो नाम जो है से आप तभी कमा सकते हैं जब आप एक अच्छा कर सकते हैं। तो हर क्षेत्र में व्यक्ति नाम कमा सकता है, चाहे वह जिस क्षेत्र में आप पढ़ने के क्षेत्र में है, पढ़ाई के क्षेत्र में, तो इसमें आप नाम कमाइए। नाम को आप खिला दीजिए, अपने नाम को। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कल पर मत छोड़िए, अभी को पकड़िए। कल को मत छोड़िए, अभी को पकड़िए। जिसने अभी टाइम को पकड़ लिया, जिसने टाइम को पकड़ना सीख लिया ना, वो बन गया। और जिसने टाइम पर काबू नहीं पाया, वो ज़िंदगी में कभी नहीं सफल हो पाएगा। और जिसने टाइम पर काबू पाना सीख गया ना, वो ज़िंदगी में हमेशा सफल होते जाएगा। उसे कोई रोक नहीं सकता है। कितनों बड़ा कोई आंधी या तूफान आना जाए, लेकिन उसको किसी ने नहीं रोक सकता है। कब? जब वह टाइम पर कवर कर लेगा तब। लेकिन 100 में 90% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिस पर टाइम का आश्रय होता है, बल्कि टाइम पर जो है से उस लड़का का, उस विद्यार्थी पर का नहीं होता है। तो आपको पकड़ना है, टाइम को आपको पकड़ना है, कवर कर लेना, ना कि टाइम आपको कवर कर ले। टाइम को किसको पकड़ना है? आपको। और वह टाइम अभी करिएगा, वही है। अभी कीजिए, जस्ट कीजिए, यही आपका सबसे बड़ा वर्क है। ठीक है, कल पर मत छोड़िए किसी काम को। विवेकानंद जी ने भी कह दिए हैं कि किसी चीज़ को कल पर मत छोड़ो, करना है से अभी करो। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, कल करो से आज करो। तो फिर आप पहले से ही इस चीज़ को जानते हैं, तो फिर कल पर क्यों छोड़ रहे हैं? और जो आज करो से अभी करो, ये अपना लो। जो आज करो से अभी करो, जस्ट करो, फिर देखो पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, इंटरेस्ट जागेगा। ओके। दूसरी बात है कि जब भी आपको याददाश्त कमज़ोर महसूस होता है, तो रात्रि में एक बार पूरा वर्क जितना भी आप पढ़ाई किए हैं, एक बार सोते समय पूरा को पन्ना पलट दीजिए, माइंड का पन्ना पलट दीजिए। कॉपी का पन्ना नहीं पलटना है, माइंड में जो पन्ना है आपका बना हुआ, उसको पलट दीजिए। एक बार शुरू से दम अंत तक पहुंच जाइए, और उसके बाद देखिए आपका कुछ ही दिनों में माइंड आपका डेवलप कर जाएगा। ओके, आपका याददाश्त क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। आप जो भी पढ़िएगा, आप लंबे समय तक आपको बना हुआ रहेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छा तरह से देखिए, और इसको समझ करके आपका इसका एक नोट्स पॉइंट बनाइए। और नोट्स पॉइंट बनाने के बाद इसका आने वाला हर एक एग्ज़ाम में जो है इसका इस्तेमाल कीजिए। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।
ओके थैंक